अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हमने देखा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखा, उसके फंक्शंस देखे, देन कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस देखी कि हमारी बॉडी इटसेल्फ कोलेस्ट्रॉल किस तरह सिंथेसाइज करती है। देन हमने देखा कि उसके कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हमने एक उन स्टेप्स का ओवरव्यू देखा जिनके थ्रू कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है। अब हम उन स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे। ये इस स्लाइड में भी यही बताया हुआ है, उसके एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए हमें मेजरली एसिटाइल को ए रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज़ वहीं से कार्बन एटम आने होते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन एचएमजी को ए सिंथेसाइज होगा फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, उससे मेवेलिनोएट की फॉर्मेशन होगी। देन आइसोपेंटाइल पैराफॉस्फेट के आईपीपी की फॉर्मेशन होगी, उससे स्क्वेलिन प्रोड्यूस होगा, स्क्वेलिन से लेनोस्टिरोल एंड देन लेनोस्टिरोल से अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल एज अ फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस सिंथेसाइज हो जाएगा इन आवर बॉडी। ये था ओवरव्यू। अब इसमें और एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो जितनी एनर्जी निकल रही है और जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं उस रिएक्शन से, वो सब हम डिटेल में अब देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल को ए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए कंबाइन करके हमारे पास बनाएंगे एसीटो एसिटाइल को ए। एंड इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है डेट इज़ थायोलेज, और इसमें को ए एस एच एक कंपाउंड है, ये रिलीज़ हो रहा होता है। मीन्स इस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए मिलके फर्स्ट रिएक्शन क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल को ए मिलके एसीटो एसिटाइल को ए बनाएंगे। इसमें जो एंजाइम रिक्वायर्ड है थायोलेज, और जो चीज़ यहाँ से रिलीज़ हो रही है वो कंपाउंड है को ए एस एच। देन सेकेंड स्टेप में एसिटाइल को ए से प्रोड्यूस होगा एचएमजी को ए, जो कि हम पीछे ओवरव्यू में देख चुके हैं। एचएमजी को ए की फुल फॉर्म लिखी हुई है 3 हाइड्रोक्सी 3 मेटाइल ग्लूटराइल को ए। इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है, देखें एचएमजी की सिंथेसिस हो रही है, सो जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो भी है एचएमजी को ए सिंथेस, क्योंकि वो सिंथेसाइज हो रहा है, तो इस तरह आप इस एंजाइम का नाम याद रख सकते हैं। इस रिएक्शन को होने के लिए एसीटो एसिटाइल को ए के साथ एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए भी रिक्वायर्ड होता है। तो जो सेकंड रिएक्शन हो रहा है जिससे एचएमजी को ए सिंथेसाइज हो रहा है, इसमें थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए भी यूज़ हो गया, और अगेन वही को ए एसिड रिलीज़ हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हमने पीछे भी देखा कि एचएमजी को ए ने कन्वर्ट होना है मेवेलिनोएट में। मेवेलिनोएट में जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो इस रिएक्शन के लिए देखें एचएमजी यहाँ पे ऊपर सिंथेसाइज हुआ था, तो एंजाइम था सिंथेस, यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है, और इसकी रिडक्शन के बाद वेलिनोएट बन रहा है। तो इस वजह से जो एंजाइम यूज़ हो रहा है डेट इज़ एचएमजी को ए रिडक्टेज, क्योंकि उसकी रिडक्शन हो रही है और उससे मेवेलिनोएट बन रहा है। इसमें 2 NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, और वो ब्रेक डाउन होकर Na2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADP दे देंगे विद CoASH, रिलीज ऑफ CoASH। नेक्स्ट स्टेप में मेवेलिनोएट कन्वर्ट होगा IPPP में, वही आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में, विच इज़ 5 कार्बन कंपाउंड, और इसमें ये बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है काइनेज, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP लगेंगे, और इसके बीच में और भी स्टेप्स होते हैं, और वो या उनको फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है। सेकेंड इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्टेप में इसका IPP के बजाय कभी कभी DPP भी बन जाता है, विच इज़ आइसोमर ऑफ IPP। तो अगर IPP बनने के बाद DPP बन जाए तो इस रिएक्शन को होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है आइसोमरेज, क्योंकि उसका आइसोमर है DPP, तो इस वजह से भी इस एंजाइम को भी याद कर सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट स्टेप में मेवेलिनोएट से जब IPP या DPP बन गया तो उसने फर्दर कन्वर्ट होना है जिनाइल पायरोफॉस्फेट में, विच इज़ 10 कार्बन कंपाउंड। इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है विच इज़ इट इज़ ट्रांसफरेज, और इसमें IPP ये वही बात लिखी हुई है, ओके। देन नेक्स्ट स्टेप में अगेन जिनाइल पायरोफॉस्फेट ने फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट होना है 15 कार्बन में। इसके लिए भी सेम एंजाइम रिक्वायर्ड है विच इज़ ट्रांसफरेज। नेक्स्ट इस
ये जो फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट बना है ये रिड्यूस होके 2 फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। ये भी 15 कार्बन कंपाउंड ही है, लेकिन 2 जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पे आकर अटैच हो जाएगा। डेट्स वाई इसको 2 फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट का है। देन ये 2 फर्निसाइल पायरोफॉस्फेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा स्क्वैलिन में, जो कि हमने पीछे देखा था। और इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो है स्क्वैलिन सिंथेस, क्योंकि स्क्वैलिन की सिंथेसिस हो रही है। और अगेन इसमें NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद स्क्वैलिन ने लेनोस्टिरोल में कन्वर्ट होना है। जो एंजाइम रिक्वायर्ड है ये याद करने वाला है, वो है एपोक्सीडेज हाइड्रोक्सिलेज साइक्लेस। ये एंजाइम थोड़ा सा याद करने वाला है। इसमें भी इसमें HO2 वाटर रिमूव होगा, ऑक्सीजन से वाटर रिमूव हो जाएगा और NADPH से NADP बन जाएगा। देन अल्टीमेटली लेनोस्टिरोल फाइनली कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो जाएगा इन आवर बॉडी और इसमें वही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया, NADPH NADP में कन्वर्ट होगा। ये थे स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। देन कोलेस्ट्रॉल की बन तो गया, सिंथेसाइज तो हो गया हमारी बॉडी में, अब उसकी रेगुलेशन होनी है। तो रेगुलेशन, इस सिंथेसिस की रेगुलेशन कराने के लिए जो मेन एंजाइम है वो है HMG-CoA रिडक्टेज। ये आप लोग पिछली स्लाइड में देख सकते हैं उन रिएक्शंस में। यहाँ पे लास्ट रिएक्शन में देखें स्लाइड में HMG-CoA रिडक्टेज यूज़ हो रहा है। जब वो HMG-CoA को रिड्यूस करके मेवेलिनोएट में कन्वर्ट कराते हैं, तो ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो एंजाइम है जो ये स्टेप करा रहा है, इट इज़ रेट लिमिटिंग एंजाइम। मीन्स ये इस पूरे रिएक्शन का एक कह लो इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये एंजाइम इम्पॉर्टेंट है और यही एंजाइम डिसाइड करता है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से होगा या कोलेस्ट्रॉल बनेगा, प्रॉपर बनेगा, नहीं बनेगा। तो इट इज़ रेट लिमिटिंग एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। और मेटाबॉलिक कंट्रोल नेक्स्ट बताए हुए हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक कंट्रोल, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के बताए हुए हैं, जिसमें फीडबैक रेगुलेशन है, हार्मोनल रेगुलेशन एंड न्यूट्रिशनल रेगुलेशन है। ये 3 रेगुलेटरी कह लो मेटाबॉलिक कंट्रोल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। इस स्लाइड में उनका तीनों का थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। फीडबैक रेगुलेशन में हमारे पास जो है वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक होती है। हार्मोनल रेगुलेशन में हमारे पास इंसुलिन एंड ग्लूकागोन की हार्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये एक जनरल ओवरव्यू है, ये नाम भी पढ़ें तो इसको बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है। अब बायोसिंथेसिस भी होगी कोलेस्ट्रॉल की, उसकी रेगुलेशन भी होगी। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में तो ऑफ कोर्स उसकी इनहिबिशन करानी है, या किसी और वजह से कोलेस्ट्रॉल किसी भी वजह से ज़्यादा हो रहा है तो ऑफ कोर्स उसकी इनहिबिशन करानी है। अब उसकी इनहिबिशन किस तरह होती है, उसके लिए कुछ इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ एज अ ड्रग इनहिबिटर्स एज अ एंजाइम हमारी बॉडी में होते हैं, कुछ एज अ ड्रग हम लोग लेते हैं बाहर से। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटेड ड्रग्स जो हैं अब देखें यहाँ पे हमने वो ड्रग्स देने हैं जो कि डायरेक्ट जाकर HMG-CoA रिडक्टेज को इफ़ेक्ट करें, क्योंकि वही एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम है पूरे रिएक्शन का। उनमें कौन कौन से ये ड्रग्स लिखे हुए हैं? प्रेविस्टेटिन, लेवोस्टेटिन, मेवास्टेटिन, सिम्वेस्टेटिन एंड फ्लूवेस्टेटिन। ये कुछ ड्रग्स हैं, इनहिबिटर्स हैं जो कि इनहिबिट करेंगे HMG-CoA रिडक्टेज की एक्टिविटी को और फिर वो अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को। देन कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन, कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन भी होना है, उसकी डिग्रेडेशन भी होनी है। तो वो किस तरह होती है? कोलेस्ट्रॉल अंडरगो डिग्रेडेशन रिएक्शन इन ह्यूमंस विद कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल टू फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। अब कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन होगी तो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी में, वो जो कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन है कि वो डिग्रेड होके ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, हमने पहले देखा। तो कोलेस्ट्रॉल की जब भी डिग्रेडेशन होती है तो उनसे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स।
स्टीरॉयड हार्मोन्स भी बनते हैं, इन विटामिन इम्पॉर्टेंट विटामिन डी भी सिंथेसाइज होता है जब कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन होती है। सबसे पहले हम बाइल एसिड्स देखेंगे कि वो किस तरह सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। पहले हम देखा कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह सिंथेसाइज होता है। अब हम देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होने के बाद डिग्रेड होकर किन किन चीज़ों को सिंथेसाइज करता है। सबसे पहले बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन। बाइल एसिड्स जो मेन प्राइमरी बाइल एसिड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल वो हैं कोलिक एसिड एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। ये लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और डिफरेंट मल्टीपल पाथवेज के थ्रू कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होते हैं इन लिवर। ये दो एसिड्स कोलिक एंड कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड्स। ये जनरल बताया हुआ है, बहुत फर्दर इनमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं। ये जनरल बता दिया है कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में थ्रू एंजाइम 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, और फिर वो सेवरल स्टेप्स के थ्रू, अब वो स्टेप्स डिटेल में नहीं बताए हुए हैं, लेकिन उन स्टेप्स के थ्रू कोलिक एसिड और कीनोकोलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। अब ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? इन द लिवर। नेक्स्ट, प्राइमरी बाइल एसिड्स आर कंजुगेट विद ग्लाइसिन एंड टोरिन। अब जो प्राइमरी बाइल एसिड्स बने थे कोलिक एसिड एंड कीनोकोलिक एसिड्स, वो क्या होते हैं? वो ग्लाइसिन या टोरिन के साथ कंजुगेट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और वो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं या एसिड फॉर्म करते हैं, जो कि ये चार हैं: ग्लाइकोकोलिक एसिड, टोरोकोलिक एसिड, ग्लाइकोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड एंड टोरोकीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड। पिछली स्लाइड में देखें, जब हमने कोलेस्ट्रॉल से 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल बनाया, उससे कोलिक एंड कीनोकोलिक एसिड बनाया। अब पहले कोलिक एसिड वाली साइड देखें। यहाँ पे जब कोलिक एसिड ग्लाइसिन और टोरिन के साथ कॉन्जुगेट करेगा तो ये दो प्रोडक्ट्स देगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड एंड टोरोकोलिक एसिड, और अल्टीमेटली इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू ये डीऑक्सीकोलिक एसिड बन जाते हैं। कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड में देखें तो ग्लाइसिन और टोरिन के साथ मिलने के बाद अगेन ये ग्लाइकोकीनोकोलिक एसिड और टोरोकीनोकोलिक एसिड बनते हैं, देन इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू लिथोकोलिक एसिड। तो ये उनका बताया हुआ है कि प्राइमरी बाइल एसिड्स जो हैं वो कॉन्जुगेट भी हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स भी, ये एसिड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक सर्कुलेशन का बताया हुआ है विच इज़ इंटेरोपैथिक सर्कुलेशन। इसमें बताया हुआ है कि जो लिवर में द कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड एक्यूमुलेटेड इन गॉल ब्लैडर। जो एक ये सर्कुलेशन हो रही होती है, इंटेरोपैथिक मीन्स लिवर के अंदर ही आसपास सर्कुलेशन हो रही होती है इन्हीं बाइल सॉल्ट्स की, बाइल एसिड्स की, तो वो बताई हुई है। जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स बने प्राइमरी बाइल एसिड से, वो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, और फिर वो गॉल ब्लैडर में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फ्रॉम देयर they are secreted into small intestine where they serve as emulsifying agents for digestion and absorption of fat। पहले बाइल सॉल्ट्स लिवर में सिंथेसाइज हुए फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, वहाँ से बाइल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे इनटू द गॉल ब्लैडर, देन गॉल ब्लैडर से ये बाइल सॉल्ट्स जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ जाके वो एक्ट करते हैं एज दैन इमल्सिफाइंग एजेंट्स, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहते हुए वो फ़ैट की डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन करा रहे होते हैं, ये वाले एसिड्स। सो these salts and acids are important for the digestion and absorption of fats in small intestine, लेकिन ये synthesize होते हैं in the liver। A large portion of the bile salts are reabsorbed and returned to the liver through portal vein. Thus bile salts are recycled and reused several times in a day। अब जब उन्होंने फैट्स की एब्जॉर्प्शन करा ली, डाइजेशन करा ली स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन वहाँ से पोर्टल वेन के थ्रू वो अगेन इंटर हो जाते हैं इनटू द लिवर, और अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि वो बाइल सॉल्ट एसिड से, प्राइमरी एसिड से बनते हैं बाइल सॉल्ट्स, देन अगेन वो गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे अगेन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन कराते हैं फैट्स की, और फिर पोर्टल वेन के थ्रू इंटर हो जाते हैं इनटू द लिवर, और फिर यही प्रोसेस स्टार्ट होता रहता है। तो ये जो एसिड्स हैं बाइल एसिड्स, ये रीयूज या रिसाइकल होते रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइम, एक दिन में, और इस पूरी सर्कुलेशन को कहते हैं इंटेरोपैथिक सर्कुलेशन। ये लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन लिवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन।
The fecal excretion of bile salt is the only route for the excretion of cholesterol from the body. Again, कोलेस्ट्रॉल की अगर रिमूवल करानी है, ऐसे तो वो रिमूव नहीं होगा. कोलेस्ट्रॉल ये डिग्रेड होता रहेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल जब सिंथेसाइज होगा उसकी डिग्रेडेशन होगी. अगेन फंक्शंस, जिस तरह पहला फंक्शन उन पर बाइल सॉल्ट्स बने, इस तरह और भी चीज़ें होती हैं कोलेस्ट्रॉल से बनती हैं. सब कुछ बनते रहेंगे और वो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ही घूमता रहेगा. ओनली फीकल रूट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से रिमूव हो सकता है, अदरवाइज़ वो हमारी बॉडी में ही रहता है एंड रीयूज होता रहता है. इस डायग्राम में वही एंटेरोपैथिक सर्कुलेशन का बताया हुआ है. लिवर से वो लोग ये बाइल एसिड्स जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर अगेन ये जो अभी पीछे मैंने डिस्कस किया है. देन कुछ डिजीज़ हैं रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल. फर्स्ट डिजीज़ इज़ कोलिस्थेसिस. इसमें क्या होता है, बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल सॉल्युबल स्टेट. जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं या फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बाइल में स्टोर रखते हैं इन अ सॉल्युबल फॉर्म. बट अगर ये ना हो बाइल सॉल्ट्स और फॉस्फोलिपिड्स, तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स गॉल ब्लैडर में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, क्रिस्टल स्टोन्स बन जाएंगे, और इसी कंडीशन को कोलिस्थेसिस कहते हैं. जब बाइल सॉल्ट्स या फॉस्फोलिपिड्स की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, बिकॉज वो फिर कोलेस्ट्रॉल को सॉल्युबल स्टेट में नहीं रख सकेंगे इनटू द गॉल ब्लैडर, और अगेन क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. In patients with this condition, are respond to the administration of the bile acids, quinolinic acid known as quinidol, and the surgical removal of gallbladder is the only remedy. या इसकी दो ट्रीटमेंट्स हैं. पहली के इन पेशेंट्स को क्विनोलिक एसिड की एडमिनिस्ट्रेशन में रखा जाता है, जिसको क्विनोकोडाइल कहते हैं. सेकेंडली गॉल ब्लैडर के रिमूव कर दिया जाता है. इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट ये है, वरना क्रिस्टल्स गॉल ब्लैडर में बनते ही रहते हैं कोलेस्ट्रॉल के. सेकंड, हमने पीछे देखा कि जो विटामिन दिस स्लाइड, जब कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन होती है तो हमने पहले बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स देख लिए. अब हम देखते हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल. Synthesis of steroid hormones. Cholesterol is a precursor for the synthesis of all the 5 classes of steroid hormones. 5 classes होते हैं steroid hormones की, और कोलेस्ट्रॉल उन सब की प्रोडक्शन कराता है. अब उनकी क्लासिफिकेशन ये हैं: ग्लूकोकॉर्टिकोइड, कॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, प्रोजेस्टेरोन्स, एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्रोजेंस, जो कि जो स्टेरॉयडल ऑर्गन्स हैं वहाँ से रिलीज़ होते हैं ये सब. देन फाइनली सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की सिंथेसिस किस तरह का जाता है? 7-dehydroxy cholesterol, an intermediate or biosynthetic pathway of the cholesterol, is converted into cholecalciferol by ultraviolet rays in the skin. जब हमारी बॉडी पे सनलाइट पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, तो वो कोलिकैल्सिफेरोल को डीहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल को कन्वर्ट कर देता है कोलिकैल्सिफेरोल में. अल्टीमेटली उससे विटामिन डी की फॉर्मेशन होती है. तो इस तरह कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है इन तीनों चीज़ों की सिंथेसिस में. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट भी हो गया, उसकी डिग्रेडेशन भी होगी, उसकी रेगुलेशन भी होगी. अब कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट भी होता है, तो वो किस तरह होता है वो देखते हैं. कोलेस्ट्रॉल इज़ प्रेजेंट द प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स इन 2 फॉर्म्स. कोलेस्ट्रॉल जो हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. या तो वो लॉन्ग फैटी एसिड चेन के साथ एस्टरफाइड कर जाएगा, और इस तरह का कोलेस्ट्रॉल जो है वो 70 to 75% प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ एस्टरफाइड कर जाता है. सेकेंडली वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है. कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में फ्री फॉर्म, प्लाज्मा में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो डिफरेंट लिपोप्रोटीन्स के साथ एक्सचेंज भी कर जाता है, क्योंकि वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और वो है 20 to 30%. तो ये दो इस स्लाइड में परसेंटेज बताई हुई है कि या अमाउंट बताई हुई है कि कोलेस्ट्रॉल कितना हमारी बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए. डिज़ायरेबल से स्टार्ट करें तो अगर कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो इट्स मीन हमारा कोलेस्ट्रॉल डिज़ायरेबल है, इतना कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए हमारी बॉडी में.
बट अगर वो उसका अमाउंट 200 to 239 तक आ रही है तो इट्स मीन वो बॉर्डर लाइन पर है कि अब इससे ज़्यादा हुआ तो कोलेस्ट्रॉल पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो सकता है। ये बॉर्डर हाई होता नहीं है लेकिन बॉर्डर लाइन पे होता है कि इससे ज़्यादा होगा तो हाई हो सकता है। देन अगर 240 को क्रॉस कर जाए, 240 हो उससे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। देन हमने देखा कि प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, या जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया था तो वो उसकी 3 टाइप्स होती हैं, या तो HLD हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, LLD लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। फिर आगे उसकी परसेंटेज लिखी हुई है कितनी अमाउंट में वो प्रेजेंट होना चाहिए। इस स्लाइड में बताया हुआ है कि कोलेस्ट्रॉल किस मेजर सोर्सेज क्या है और उसकी यूटिलाइजेशन वो यूज़ कहाँ होता है। एक लीवर में कोलेस्ट्रॉल पूल सपोज कर लिया कि 100 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल है। अब ये कहाँ से रहा है, इसकी सोर्सेज क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट्री कोलेस्ट्रॉल जो हम डाइट से लेते हैं, देन कोलेस्ट्रॉल लिवर में इटसेल्फ सिंथेसाइज हो रहा है वहाँ से, और देन कुछ पैटिक टिश्यूज़ हैं वहाँ से भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा होता है। यहाँ से कोलेस्ट्रॉल की सोर्सेज हो गई। देन लिवर में आने के बाद वो उसकी यूजेस क्या है, यूटिलाइजेशन कहाँ है उसकी। पहले बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल कुछ बाइल से लॉस्ट हो जाता है प्लाज्मा में, वहाँ भी उसकी यूटिलाइजेशन, और लिपोप्रोटीन्स में। देन कुछ कंडीशंस हैं रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट इज़ हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया एंड सेकंड इज़ हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया। नेम इंडिकेट्स दैट हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, कोलेस्ट्रॉल की जब अमाउंट ज़्यादा हो जाए, और उससे ये चीज़ें भी हो सकती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस में भी कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। हाइपोथायराइडिज्म, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉर्डन्स और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉर्डन्स और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन सब में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। इट कॉज हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। सेकेंड इसका कंट्रोल बताया हुआ है कि वो कंट्रोल किस तरह हो सकता है। एंड देन हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया, ये किन कंडीशंस में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाता है, वो है हाइपोथायराइडिज्म, प्रीनिशियस एनीमिया, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड हेमोलिटिक जॉन्डिस। इनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। आई होप आप सबको समझ